हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल योर प्रोफेशनल लैब। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो प्रेजेंटेशन के रूप में है। यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि इनकम टैक्स रिटर्न कौन से पर्सन को कौन सा फाइल करना है, यानी कि इनकम टैक्स में जो ITR भरते हैं हम लोग, वो रिटर्न आप कौन सा फाइल करोगे तो बेहतर रहेगा, या फिर आपका इनकम जो सोर्स आता है वहाँ से आपको कैसे कौन से रिटर्न फाइल करने होते हैं, कौन से कितने तरह के रिटर्न होते हैं, वहाँ पे क्या क्या आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर ITR 1 फाइल करना है सपोज़, तो कौन से रिटर्न आपको नहीं मिल सकते, या फिर सभी डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। सो आप इत्मीनान से देख के यहाँ पे आप पूरा सीख लीजिए। ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये पूरी PDF आपको यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप फ्यूचर में कोई रेफरेंस के लिए ये यूज़ करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। सो गाइस, चलिए प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ख्याल आएगा कि ये ITR क्या होता है। सो फ्रेंड्स, ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। जो टैक्स पेयर को जो भी इनकम आप अर्न करते हैं, जिस पे आप गवर्नमेंट कुछ डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज करके टैक्स लगाती है, वो इनकम पे वो सभी हैंडल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। वो एक नोटिफाइड सेक्शन के तहत होता है। उसमें 7 फॉर्म रहते हैं, यानी कि ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, 6 एंड 7। आज के दिन पे ये इतने 7 फॉर्म अवेलेबल है। यहाँ पे आपको जो भी डेट स्पेसिफाइड की गई है 139(1) सेक्शन के तहत, आपको इंडिविजुअल लोग जो होते हैं पर्सन सैलराइड होते हैं, या फिर वो सभी लोगों को जो भी स्पेसिफाइड ड्यू डेट दी गई है 139(1) सेक्शन, वहाँ पे लिखा गया कि 31 जुलाई या उससे पहले आपको ये रिटर्न फाइल कर देना है। ITR 1 सपोज़, तो आपको वो दिन से पहले वो रिटर्न फाइल कर देना है। आप बिलेटेड रिटर्न कर सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा प्रोसेस होती है और वो सभी प्रोसेस लेंदी हो जाती है, इसलिए आप ये रिटर्न फाइल करेंगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट तो अच्छा रहेगा। ये सभी फॉर्म्स की वैलिडिटी अपने सोर्स ऑफ इनकम जो टैक्स पेयर होता है उस पर डिपेंड करती है। इंडिविजुअल की डिपेंड में अलग करेगी। HUF होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो वो अलग होगा। फिर कंपनी होगा, ट्रस्ट होगा, वो सभी अलग अलग टैक्सेबिलिटी होती है। पर्सन्स में इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सभी लोग कवर होते हैं। तो आप जहाँ पे कवर होते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कंपनी है तो आपको सपोज ITR 5 फाइल करना पड़ेगा, या फिर ट्रस्ट होंगे तो आपको ITR 6 फाइल करना पड़ेगा। वो सभी डिटेल हम इस आगे देखेंगे कि कौन से पर्सन को कौन सा ITR फाइल करना है। सो ये आपने एक समझ लिया कि ITR का ओवरव्यू कि क्या होता है ITR, अगर आप सबसे पहली बार देख रहे हैं। देन आफ्टर, ITR फाइल क्यों करना चाहिए। आपको क्वेश्चन आता होगा कि ये क्या ITR हर साल होता है कि ITR सभी जगह ITR मांगते हैं कि ITR दो, ITR दो, ITR पिछले 3 साल के दो, या फिर ये सभी ITR की मकसद क्या है इसके पीछे का। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई एक सोर्स से ज़्यादा के लिए, आप कोई भी सोर्स के लिए आपकी इनकम होती है, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी है। अब सपोज़ आपने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दिया हुआ है तो वहाँ से कुछ इनकम जनरेट होगा, या फिर आपने कुछ सेल किया है, जो प्रॉपर्टी आपकी होगी वो सेल किया है। कोई लॉन्ग टर्म शेयर्स, शॉर्ट टर्म शेयर्स जो आपने इन्वेस्ट करते हो वो सेल करके आपको कुछ गेन हुआ है, तो वो सभी डिटेल्स आपको डिपार्टमेंट को दिखानी पड़ेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखानी पड़ेगी। सो आप वो कैसे सबमिट करोगे, तो ये ITR एक उसका ज़रिया है कि गवर्नमेंट आपका जो भी इनकम टैक्स रिटर्न होता है वहाँ से वो पता लगा सकते हैं। फिर आपको कुछ रिफ़ंड मिलता हो। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो TDS जो आपका डिडक्ट होगा एक रूप से, जो कंपनी डिडक्ट करेगा, तो आपको वो फॉर्म में रिफ़ंड मिलेगा। अगर डिपार्टमेंट को कुछ आपने ओवर टैक्स कर दिया तो वो रिफ़ंड वहाँ से कर देंगे। सो ये तरीका है कि आप ITR फाइल करोगे तो ही आपको रिफ़ंड मिलेगा। फिर आपने कुछ फॉरेन असेट्स जो होती है आउटसाइड इंडिया, वहाँ पे कुछ आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ प्लॉट लिए हुए हैं, या फिर कोई बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया गया है, या आपका कोई प्रॉपर्टी है वहाँ पे, तो उसके लिए भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। अब आपको वीज़ा चाहिए तो भी आप ITR को फाइल करना पड़ेगा, वो भी एक क्राइटेरिया हो गया है। और आपने काफ़ी बार फेस किया हुआ कि अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपको बैंक वाले पिछले 3 साल के रिटर्न मांगते हैं, या फिर उनका क्राइटेरिया के हिसाब से वो लोग ITR मांगते हैं। यानी कि अब मैंडेटरी हो गया कि आपको ITR फाइल करना ही पड़ेगा।
फिर अगर आपका कुछ लॉस भी है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर आप कंपनी है और फर्म है। सो देखते हैं कि आईटीआर में कौन कौन से लिए आप एनुअल इनकम के फॉल होती है। अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, यहाँ पे हम लोग जो इंडिविजुअल्स रहेंगे जिनकी एज जो सीनियर सिटीज़न नहीं है, यानी कि सीनियर सिटीज़न का दायरा डिपार्टमेंट ने 60 या उससे अबोव वाले को सीनियर सिटीज़न और 80 एज से अबोव वाले को सीनियर सिटीज़न बोलते हैं। तो 60 साल के नीचे जो लोग होंगे इंडिविजुअल्स के, उनकी 2.5 लाख से इनकम ज़्यादा होगी तो वो यहाँ पे फॉल कर देंगे, यानी कि उनको रिटर्न भरना पड़ेगा। फिर 60 से 80 साल वाले होंगे तो 3 लाख, और 80 साल से ऊपर वाले होंगे तो उनको 5 लाख का है। यानी कि ये आपको एक ओवरव्यू और या फिर आपको क्लियर हो गया कि अब आईटीआर क्यों, उसका मकसद क्या है, डिपार्टमेंट हमसे क्यों भरवाना चाहता है या फिर गवर्नमेंट क्यों फोकस करती है इतना कि आप आईटीआर भरो आईटीआर भरो। ये सभी कमिंग डेज में आपको मिलेगा कि बस आईटीआर पे ही सब कुछ डिपेंड हो रहा है। सभी कुछ लिंक कर दिया है कि आपको आईटीआर फाइल करो तो आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, वो एक कन्वीनियंट रहेगा। ये सभी एक चीज़ लिंक कर दी गई है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आईटीआर कौन कौन से होते हैं और आपको आपकी इनकम जो होगी वो आप ध्यान से सुन लीजिए कि वो आपके कहाँ से फॉल होती है, तो आप उस अकॉर्डिंग आपका रिटर्न भरिए तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे पहला फॉर्म हमारे सामने निकल के आता है, वो है आईटीआर 1। हम उसको डिपार्टमेंट साहज की बोलाता है। यहाँ आईटीआर 1 में इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, यानी कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पेंशन अर्न करता है तो उनको आईटीआर 1 भरना बेहतर रहेगा। और जो सैलरीड पर्सनस है, यानी कि प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी, और कहीं पे भी आप सैलरी आप रिसीव करते हो तो आपको आईटीआर भरना बेहतर रहेगा। अगर बिजनेस है तो बिजनेस रिटर्न यहाँ पे आप नहीं फॉल कर सकते, वो हम कमिंग स्लाइड्स में देख लेंगे कि कौन कौन से आईटीआर 1 में आप नहीं भर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कुछ इनकम आ रही है, आपने कुछ प्रॉपर्टी लिया हुआ है, बिल्डिंग या फिर जो रेसिडेंशियल घर होता है वहाँ से आपको कुछ रेंट आता है। अगर फ्रेंड्स आपका एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, रहने लायक या फिर कॉमर्शियल, अगर और दोनों एक से ज़्यादा है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दूसरे रिटर्न में देखना होगा, वो हम आगे वाले वीडियो में देख लेंगे। अगर आपकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आपको यहाँ पे आईटीआर 1 फाइल करना रहेगा। अगर आपका कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है प्रीवियस ईयर का जो हाउस प्रॉपर्टी में है तो वो यहाँ पे नहीं फाइल होगा। देन आफ्टर यहाँ पे आपको अगर कोई अदर सोर्स इनकम है, यानी कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक मिला है, पोस्ट ऑफिस मिला है, ये सभी जो अदर सोर्स बोलते हैं हम इसको, वो यहाँ पे फॉल होगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, यहाँ पे विनिंग फ्रॉम लॉटरी जो रेट सोर्स होता है या फिर लॉटरी इनकम होती है वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। तो उसके लिए अगर आप आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं कि आपका ऐसा हो कि हम आईटीआर 1 फाइल कर दें तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। देन आफ्टर अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो 5,000 तक होती है तो आप आईटीआर 1 आराम से फाइल कर सकेंगे, पर 5,000 से ज़्यादा होगी तो आप आईटीआर 1 रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि आईटीआर 1 कौन कौन से केस में हम फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ सिनारियो दिए गए हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने आईटीआर 1 में सैलरी दिखाया है पर आपकी सैलरी 50 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप ये आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियो ये दूसरी स्लाइड्स में देख लेंगे कि अगर 50 लाख वाली भी इनकम है तो उसको कौन सा आईटीआर फाइल करना होगा। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। मानो कि कदाच आपका कुछ बिजनेस निकला तो बिजनेस में कौन सा रिटर्न है वो सभी डिटेल डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया है। यहाँ ने 5,000 से ज़्यादा कुछ आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो सपोज तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, जैसे हमने पहले दिखा दिया। अगर आपका कुछ कैपिटल गेन हुआ है तो भी आप आईटीआर 1 नहीं कर सकते। कोई बिजनेस इनकम हो, आप कहीं पे डायरेक्टर हो, या फिर आपसे एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो, या फिर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ इक्विटी शेयर में ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर, और फिर आपका कुछ प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में है तो भी आप नहीं कर सकते आईटीआर 1 फाइल। अगर आप रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो सेक्शन 6 में कवर होते हैं,
जो नॉन रेसिडेंट, वो लोग भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। जिनका फॉरेन एसेट है या फिर फॉरेन इनकम आती है, जो भी पर्सन्स को फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम आती है, वो लोग भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर कोई भी असेसी का जो इनकम अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज डिडक्टेड इन हैंड ऑफ अदर पर्सन, तो भी वो ITR 1 जो फॉर्म है वो फाइल नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, ये तो ITR 1 के जो यूज़ आप नहीं कर सकते वो हो गए। अगर जो यहाँ पे कवर नहीं होते तो उनके लिए कौन सा फॉर्म है, तो डिपार्टमेंट ने दूसरा नंबर का फॉर्म जो ITR 2 बोलते हैं वो दिया है। सो फ्रेंड्स, आइए वो देख लेते हैं। यहाँ पे जिसकी इनकम सैलरी हो और पेंशन हो, यानी कि हमने ITR 1 में जैसे देखा कि सैलरी और पेंशन वो भी यहाँ पे कवर होता है। अगर हाउस प्रॉपर्टी, फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपका 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे कर सकते हैं, 3 हाउस प्रॉपर्टी है तो आप ITR 2 कर सकते हैं। यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी हुआ आपका रेट जहाँ से इनकम आती है वो, तो आपको ITR 1 रहेगा, या फिर देन आफ्टर आपको ITR 2 कर देना है। यहाँ पे आपको अदर सोर्स में सेम ITR 1 में जो एप्लीकेबल था वो तो रहेगा, पर वहाँ पे आपने देखा होगा तो एक्सक्लूडिंग लॉटरी इनकम और रे सोर्स लिखा होगा, और यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखा है, यानी कि अगर आपकी कुछ वो इनकम आती है वो सोर्स से, तो आपको ITR 2 ही फाइल करना बेहतर रहेगा। हमने आगे भी बोला था कि 50 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है, अगर आपकी सैलरीड इनकम है तो फिर आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते, तो फिर आपको ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा। वहाँ पे जो ITR 1 में जो यूज़ नहीं होता है वो सभी यूज़ ITR 2 में हो सकता है। यानी कि अगर आप डायरेक्टर है, अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर आपने किया हुआ है, आपका कोई कैपिटल गेन है, आपकी एग्रीकल्चर की इनकम जो रहती है वो 5,000 से ज़्यादा है, तो वो सभी केसेस में आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। देन आफ्टर इन केस वेयर द इनकम ऑफ अनदर पर्सन लाइक स्पाउस हो या फिर चिल्ड्रंस हो, वो सभी क्लब जो होती है क्लबिंग ऑफ इनकम, वो सभी यहाँ पे होगी। सो अगर आपका कोई माइनर आपका सन है सपोज, वो अगर खुद के हिसाब से कुछ इनकम जनरेट करता है उस खुद की स्किल्स से, तो उसके हिसाब से ITR फाइल होगा। पर उसको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है सपोज, तो वो उसकी स्किल यूज़ नहीं हुई वहाँ पे, तो वो आपके सन की इनकम जो होगी वो असेसी जो पर्सन ज़्यादा होगा उसमें क्लब हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं ITR 2 में कौन कौन से फॉल नहीं हो सकते। देन आफ्टर यहाँ पे ITR 3 रहेगा। जो ITR 3 होगा वो इंडिविजुअल और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो सभी लोग यहाँ पे ITR फाइल कर सकते हैं जिनका बिजनेस हो, जो स्पेसिफिक राह देख रहे थे कि हमारा बिजनेस का रिटर्न कब आएगा। सो फ्रेंड्स, ITR 3 बिजनेस रिटर्न होता है। यहाँ पे आपको जो भी आपका प्रोफेशन रहेगा, प्रोप्राइटरी रहेगा, तो आपको ये बिजनेस ITR 3 वाला रिटर्न जो बैलेंस शीट P&L पूरा डिटेल अपलोड करके आपको रिटर्न फाइल करना रहता है। ITR 3 ऑफलाइन पहले आपको XML लेना होगा और देन आफ्टर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे वो अपलोड कर सकते हैं। ITR 3 इनके लिए होता है जो बिजनेस और प्रोफेशन है, या फिर आप कोई इंडिविजुअल रहता है सपोज प्रोप्राइटर, वो कोई कंपनी में डायरेक्टर है, या फिर उसको कोई इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर कोई अगर उसका प्रोप्राइटर बिजनेस तो है लेकिन उसके साथ उसका कहीं पे पार्टनर भी है। मानो कि हम एक बिजनेस तो करते हैं लेकिन कोई अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या फिर रिलेटिव के साथ कहीं पे पार्टनरशिप भी होती है हमारी, तो वो सभी लोग को ITR 3 में फाइल करना रहेगा। अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी है, अगर इवन आपने जो सपोज लोग होते हैं जो सैलरी के साथ साथ कुछ बिजनेस भी करते होते हैं, या फिर उसको पेंशन भी आता होता है कहीं से, या फिर उसको अदर सोर्स की इनकम होती है, वो सभी चीज़ यहाँ पे ITR 3 एक कंप्लीट फॉर्म दिया है इंडिविजुअल को। यहाँ पे आप सब कुछ फाइल कर सकते हैं आपकी इनकम की सोर्स के हिसाब से। अब हम डिस्कस करते हैं कि ITR 4 किस लिए होता है। ITR 4 को हम सुगम बोलते हैं या फिर डिपार्टमेंट उसको सुगम बोलता है। जैसे हमने ITR 1 देखा कि उसमें हम साहत बोलते हैं, यहाँ पे सुगम बोलते हैं। ITR 4 उसके लिए एक जो इंडिविजुअल्स और HUF और पार्टनरशिप फर्म। फ्रेंड्स, ITR 3 तक हमने देखा कि उसमें पार्टनरशिप फर्म कवर नहीं हुआ था। यहाँ पे ITR 4 में पार्टनरशिप फर्म को कवर कर लिया है। यहाँ पे अदर देन LLP लिखा है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाले के लिए ITR 4 नहीं है। यहाँ पे
जो भी पर्सन रेसिडेंट रहेंगे उनको जो बिजनेस और प्रोफेशन रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ITR 4 फाइल करना है। अब आप सोचोगे ITR 3 भी सेम है और ITR 4 भी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सो फ्रेंड्स आइए समझते हैं इसका डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो रहेगा वो प्रिजम्पटिव इनकम रहेगा, यानी कि सेक्शन 44 AD जो बिजनेस वालों के लिए है पर्टिकुलर। सेक्शन 44 AD है जो एक प्रोफेशन होता है, आपका मेडिकल है या फिर कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंसी है आपकी, वो सभी कवर होगा। सेक्शन 44A जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का कुछ रहेगा, तो वो सभी चीज़ वहाँ पे कवर होती है। यहाँ पे सभी कुछ, इफ़ आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो ये सभी डिटेल आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। यानी कि आपका टर्नओवर जो वार्षिक आपका सेल्स रहता है वो अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ITR 3 फाइल करना होगा, फिर आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। ये एक इसका लिमिटेड स्कोप कर दिया है यहाँ पे। जो 44 AD, 44 ADA, 44A यानी कि प्रिजम्पटिव वाले लोग होते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर ना करने पड़े, इसलिए एक गवर्नमेंट ने ये ITR फॉर्म दिया है कि आप इस तरीके से आपकी जो सोर्स होती है इनकम की वो आप डिपार्टमेंट को दिखा सके। सो फ्रेंड्स ये था एक ITR 4 का। अब हम सीखते हैं कि ITR 5 में क्या है, और या फिर हम पहले ये देख लेते हैं कि ITR फॉर्म जो 4 नंबर का है वो कौन से लोग यहाँ पे कवर नहीं होंगे। अगर आपकी कोई इनकम रहेगी वो 50 लाख से ज़्यादा रहेगी, आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी रहेगा, ये सभी चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ये सभी अकॉर्डिंग कि आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम सीख लेते हैं ITR 5 वो कौन से लोग यहाँ पे कवर होंगे। जो भी पर्सन्स बचे हैं, यानी कि इंडिविजुअल कवर हो गया, HUF कवर हो गया, पार्टनरशिप कवर हो गया। फ्रेंड्स वहाँ पे ITR 4 और 3 वहाँ पे LLP कवर नहीं होगा। LLP के लिए स्पेसिफिकली हमको ITR फाइल करना पड़ेगा। LLP जो होती है AOP होता है यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI होगा यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन AJP बोलते हैं वो होगा। अगर कोई डिसीज़ का कुछ हम रिटर्न फाइल करते हैं, इंसॉल्वेंट का करते हैं, बिजनेस जो ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट करता है फंड में, स्पेसिफिक ट्रस्ट नहीं, यानी कि यहाँ पे NGO कवर नहीं होगा। NGO के लिए नेक्स्ट ITR है। यहाँ पे जो भी बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड होगा वो लोग यहाँ पे ITR 5 फाइल करेंगे। फ्रेंड्स लेट्स गेट इट ऑन। उसके बाद हम ITR 6 में जो भी एग्जम्पशन कैटेगरी वाले लोग होंगे, जो सेक्शन 12AA जो भी कवर होता है आपका ट्रस्ट NGO के लिए, वो सभी लोगों को एक चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए वो उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन बनाया है, तो उन सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ITR 6 फाइल करना रहता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ITR 7 जो रहेगा वो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन होता है, यानी कि ISRO और न्यूज़ एजेंसी रहेगी, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन रिफर्ड इन 1023A में रहेगा, या फिर इंस्टीट्यूशन रिफर्ड इन 1023B में रहेगा। कोई भी फंड हो, एजुकेशनल, हॉस्पिटल जो भी लोग होती है वो सभी लोग यहाँ पे कवर होंगे। यहाँ पे आप रिटर्न 139 4A 4B 4C 4D 4E 4F के तहत आप भर सकते हैं, जो कंपनीज भी कवर होती है। यहाँ पे जो भी रिटर्न रहेगा वो यूनिवर्सिटी 139 4D वाला जो रिटर्न रहेगा वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन जो उनका अगर लॉस भी हुआ तो भी उनको यहाँ पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर 4E है सपोज, तो बिजनेस ट्रस्ट जो होते जिनको ये इनकम ये लॉस में कुछ फाइल करना हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट फंड हो, जैसे हमने आगे बताया ITR 5 में, यहाँ पे बिजनेस ट्रस्ट, वो सभी लोग यहाँ पे कवर होंगे 115 UB सेक्शन के तहत। सो फ्रेंड्स ये पूरा ITR 1 से 7 का पूरा प्रोसीजर है कि आप कौन सी इनकम कहाँ पे आप फॉल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी रिटर्न फाइल करनी है। जो भी रिटर्न आप फाइल करें वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में करना होगा, उसके फॉर्म्स इश्यू कर देती है डिपार्टमेंट। सो फ्रेंड्स आपको अकॉर्डिंगली वो असेस करके कितना आपका टैक्स आता है, कुछ प्लानिंग हो, आपका कुछ डिडक्शन क्लेम करना हो, वो सभी आप एक
कंप्लीट फॉर्मेट के हिसाब से आप कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी ITR 1 और ITR 4 यानी कि ITR 4 जो सैलराइड वाले, पेंशन वाले, वो सभी लोग होते हैं। अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी रहेगा तो उनका रिटर्न कैसे फाइल करना है उसका वीडियो ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ITR 4 जो हमने प्रिजम्पटिव वाला डिस्कस किया कि वो प्रिजम्पटिव वाले लोग कैसे रिटर्न फाइल करेंगे, वो सभी डिस्कस हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको लिए पहले पोस्ट कर दिया है। सो ये वीडियो एंड होने के बाद आप वो वीडियो देख लीजिए, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, हमारा MSME का वीडियो, फसाई का लाइसेंस यानी कि फूड का लाइसेंस कैसे लेना है, वो सभी वीडियोस हमने पोस्ट कर दिए। वो आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी, आई बटन में है। ये सभी वीडियोस आप देख लीजिए तो आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि ये प्रोसीजर कैसे करनी रहती है, MSME रजिस्ट्रेशन और ये सभी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर भी सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें yourprofessionallab@gmail.com, ये जो आपको स्क्रीन पे ईमेल आईडी दिख रहा है वहाँ पे आप मेल कर सकते हो। ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू गाइस।